हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो एफएसएसएआई में या फिर किसी स्टेट में। अगर आप एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर बायोटेक से रिलेटेड या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड। और अगर आप किसी जनरल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, और ये फूड से रिलेटेड है इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही जगह आप देखोगे कि ये टॉपिक एक जनरल टॉपिक है, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिसेंटली जो भी न्यूज़ में है ये है कि जो बायोटेक रेगुलेटर है उसने अभी जो जीएम मस्टर्ड क्रॉप है उसको लेकर के जो फील्ड ट्रायल है उसका अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, परेशान मत होइए, ये सारी चीज़ें क्या हैं इनको हम बेसिक में समझेंगे, अभी सब कुछ समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया, इसके बारे में इसका क्या स्टेटस है इंडिया में। ठीक है, और हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज जीई क्रॉप्स यानी कि जीनोम एडिटेड क्रॉप्स क्या होती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से हो सकता है आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। ठीक है, उससे पहले यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है एग्जाम को लेकर के, स्पेशली फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड एफसीआई या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपडेट मिल पाए। इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ो, सो एजुकेशन _ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर आप कुछ डाउट्स वगैरह है वो पूछ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले इन सारी चीज़ों को समझने से पहले एक बेसिक चीज़ आप समझो कि जीएमओ होता क्या है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी प्लांट या फिर किसी फूड की जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद में जो भी प्लांट या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि उसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, उसके बाद में जो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर जो उससे जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसको लेकर के बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, पहले कुछ बेसिक टेक्निक यूज़ होती थी, आज के टाइम पे आप देखोगे कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको जीनोम एडिटिंग टूल के नाम से जानते हैं। तो जब आप बायोटेक में जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ जो अभी न्यूज़ में है, आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस का या फिर डिफरेंट आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि जो बायोटेक रेगुलेटर है अभी उसने क्लियर कर दिया है फील्ड ट्रायल ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड जीएम मस्टर्ड। तो यहाँ पर ये वर्ड है इंडिजिनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जीएम मस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बायोटेक रेगुलेटर, आखिर कौन है बायोटेक रेगुलेटर जिसने इसको अप्रूवल दिया है, एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि अब इसका जो फील्ड ट्रायल है वो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है, यानी कि अभी जो है इसके फील्ड ट्रायल के लिए इसको अप्रूवल मिला है, ना कि ये फार्मर तक अभी पहुंचेगा। ठीक है, तो फार्मर तक तब पहुंचेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी। ठीक है, तो फाइनल जब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद में ये फार्मर के पास में पहुंचेगा, फिर वो इसका जो सीड है उसका प्लांटेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद में वहाँ से ये क्रॉप वगैरह होगी, क्रॉप डेवलप होगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका प्रोडक्शन वगैरह होगा। तो वो सारी चीज़ें बात की हैं, लेकिन अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है, जिसका नाम रखा गया है DMH11, यानी कि पर्टिकुलर ये जो जीएम मस्टर्ड क्रॉप है इसका नाम है, पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि जो भी इसकी वैरायटी है उसका ये नाम रखा गया है DMH11, डेवलप्ड बाय द
सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, एक लैब है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, समझ कह सकते हो आप, जिसने डेवलप किया है। और ये कहाँ बेस्ड है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड ये एक रिसर्च डिपार्टमेंट है जिसने इसको डेवलप किया है। क्या नाम है उसका? जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद में वुड बी इंडियाज फर्स्ट एवर ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप्स। अगर ये फाइनल अप्रूवल इसको मिल जाता है और ये हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स को मिल जाता है और अगर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये हमारे कंट्री का सबसे पहला ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अभी तक इंडिजिनस कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है। अब हम जो बीटी कॉटन यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में हमारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सबसे पहला फर्स्ट एवर ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप होगा हमारे कंट्री का। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इसको नोट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि द कंट्रीज रेगुलेटर, तो इसको लेकर के कौन रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को? तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ठीक है, जिसको हम GEAC बोलते हैं, फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इट इज एट इट्स मीटिंग ऑन 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर को एक जो मीटिंग थी उसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि द इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 18 अक्टूबर को इसको फाइनल अप्रूवल मिला, किसके द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा, यानी कि अब इसका जो फील्ड ट्रायल है उसको किया जा सकता है। ठीक है, तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है अंडर द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ये आता है। ठीक है, हैज़ अप्रूव्ड सीड प्रोडक्शन प्रेयर टू कॉमर्शियल रिलीज, क्योंकि जो कॉमर्शियल रिलीज है उससे पहले तो इसका सीड प्रोडक्शन होगा। जब हमारे पास में सीड अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे? मार्केट में भेजेंगे, तो इसका कॉमर्शियल रिलीज होगा तब। ठीक है, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना। तो उसके बाद में यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर नेम दिया गया है DMH11, ये उस मस्टर्ड की हम कह सकते हैं एक वैरायटी है जिसको यहाँ पर ये नाम दिया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें हमको ये देखना है कि इसमें पर्टिकुलर कौन कौन से जीन यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो मेंशन है कि DMH11 contain 2 alien gene isolated from a soil bacterium called Bacillus amyloleukophaciens। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 2 जीन है। पहली बात तो ये है कि 2 एलियन जीन का मतलब है जब हम कोई फॉरेन जीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तब उसको फॉरेन जीन या फिर एलियन जीन बोलते हैं, जो कि आइसोलेट किया गया है सॉइल बैक्टीरियम से जिसका नाम है Bacillus amyloleukophaciens। ठीक है, दैट इनेबल्स ब्रीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग कॉमर्शियल मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस वजह से बेसिकली ये सारी चीज़ें करते हैं? एक तो हम ये करते हैं कि उसमें अगर कोई डिजीज़ है, उस पर्टिकुलर जो भी नेचुरल प्लांट है जो पहले से है, अगर उसमें अगर कोई डिजीज़ वगैरह है तो हम उसको कम कर सकें। अगर हम उसके जीन में कुछ चेंजेस करेंगे तो हम वहाँ पर उसको डिजीज़ जो होती हैं उनको हम रोक सकते हैं। उसके बाद में हम उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हाई यील्डिंग कॉमर्शियल मस्टर्ड हाइब्रिड है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल जनरल जो होता है मस्टर्ड उससे ज़्यादा यहाँ पर इसका यील्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जैसा कि हमने बोला 2 जीन है, उसमें देखो फर्स्ट जीन का जो नेम है, फर्स्ट जीन जिसका नाम क्या है? बर्नेज, कोड्स फॉर अ प्रोटीन, जो स्पेशली प्रोटीन के लिए है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो जीन होता है पर्टिकुलर, हमारी बॉडी में एक जीन तो होता नहीं है। ठीक है, वो जो जितने जीन होते हैं उस पर्टिकुलर जीन के लिए कुछ हर एक जीन के पास में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि पर्टिकुलर जीन देखोगे जिसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना। ठीक है, उसके बाद में कुछ जीन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आई के कलर के लिए, हमारी स्किन के कलर के लिए। तो ये जो जीन होते हैं डिफरेंट जीन होते हैं, उनका डिफरेंट काम होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, इतना आप समझ सकते हो। तो पहला जो है यहाँ पर वो प्रोटीन के लिए। ठीक है, दूसरा जो सेकंड है जिसका नाम क्या है? बार स्टार जीन, दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द बार्नेज जीन। यानी कि पहले का मतलब है कि फर्स्ट जीन काम करेगा, उसके बाद में जब सेकंड जीन आएगा तो फर्स्ट जीन के एक्शन को कम बंद कर देगा, उसके बाद में वो परफॉर्म करेगा। तो ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर नहीं जाना है। ठीक है, इतना आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मेंशन है वो ये है कि आगे जो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हुई हैं
जैसे अभी जो अप्रूवल मिला है जीएम क्रॉप को फील्ड ट्रायल के लिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या सो विल इंडियन फार्मर फाइनली प्लांट जीएम मस्टर्ड। तो क्या इंडियन फार्मर जो हैं अब इसका जो प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं नॉट दिस ईयर, इस साल तो नहीं, क्योंकि जो सिंस देयर आर नो सीड अवेलेबल, अभी जो सीड है वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो ट्रायल के लिए जाएगा, उसके बाद में सीड प्रोडक्शन होगा। एंड द प्लांटिंग सीजन जो है इस क्रॉप का वो अक्टूबर टू अर्ली नवंबर होता है, वो भी जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि ऑल्सो इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट द GEAC रिकमेंडेशन, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है उसका जो रिकमेंडेशन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली उसको क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो वहां पर चीजें काफी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे लिखा गया है द कंपेलिंग मोटिव हेयर कुड बी इंडियाज स्पाइरलिंग एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल, ठीक है। तो क्या है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एडिबल ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, हम कई जगह से, एक जगह से नहीं कई जगह से हम एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि द कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली 8.5 to 9 मिलियन टन्स, इतना ही हम प्रोड्यूस करते हैं एडिबल ऑयल एनुअली, लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कितना है, 14 से 14.5 मीट्रिक टन। दैट इंटेल्ड अ रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज आउट गो ऑफ, यहाँ पर कितना मेंशन है आप देख सकते हो, 18.99 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और यहाँ पर इन द फिजिकल ईयर एंडेड मार्च जो है इतना ये हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास ऑलरेडी जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है, डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, रुपीस गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको अपने जो पैसे है उसको बचाने के लिए, उसकी वैल्यू को बचाने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारा जो हमारा रिजर्व था वो हमने खर्च कर दिया है। उसके बाद में यहाँ से अगर हम कुछ सेव कर पाएंगे जो हमारे पास रिजर्व है वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होगा हमारी कंट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको कर पाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको हम बचा पाएंगे, और हमारा जो हमारा इंपोर्ट्स है वो हमें नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमारा और इतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन हम पहले करते थे उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और उससे जो फार्मर हैं उनको भी बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जब कोई हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है और हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो उससे कई सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं अगर आप उन सारी चीज़ों को देखोगे तो उसके बाद में अब हम थोड़ा सा अगर स्टेटस की बात करें कि जीएम क्रॉप्स इन इंडिया क्या है इसके बारे में, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द WHO अगर हम बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म इन विच जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टर्ड। तो सिंपली मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, उसके बाद में जो भी हमें ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होता है, जो फाइनल होता है, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑल जीएम क्रॉप्स इन इंडिया रिक्वायर अप्रूवल ऑफ GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, यानी कि कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप अगर इंडिया में है तो उसको इसका अप्रूवल चाहिए होगा फॉर द यूज ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो BT कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ BT कॉटन को ही अप्रूवल मिला है जो इंडिया में अलाउड है। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन है कि इंडिया हैज़ अप्रूव्ड कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ओनली 1 GM क्रॉप्स BT कॉटन। इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखो मेंशन है कि इंडिया हैज़ अंटिल डेट अप्रूव्ड GM ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी ओनली इन कॉटन। प्रीवियस अटेम्प्ट एट कॉमर्शियल रिलीज ऑफ GM ब्रिंजल वर फॉल्ड बाय इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, ठीक है। तो इसको लेकर के भी हुआ था, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल था उसको लेकर के भी यहाँ हुआ था, लेकिन उसको फाइनली अप्रूव नहीं किया गया। जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको मना कर दिया, रोक दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। उसके बाद में आप देखोगे कि जो मस्टर्ड का है इसको लेकर के काफ़ी पहले से चीज़ें चल रही थी, इसको लेकर के भी काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, लेकिन फाइनली इसको जो है अप्रूवल मिल गया है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ किसका अप्रूवल मिला है, फील्ड ट्रायल का अप्रूवल मिला है,
हो सकता है इस पे भी कुछ बाद में कोई इशू क्रिएट हो सकता है, कोई अपोज करने लगे तो चीज़ें फिर से पेंडिंग में चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको थोड़ी सी समझ लेनी है कि जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड पे बात करी थी कि हम बात करेंगे कि जेनेटिक जीनोम एडिटेड और जेनेटिकली मॉडिफाइड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, तो यहाँ पर लिखा गया है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड जीनोम एडिटेड प्लांट विदाउट अ cumbersome GMO रेगुलेशन एट द GEAC। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर क्या किया है कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पर दो तरीके के मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। एक जीनोम एडिटेड है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जीनोम एडिटेड प्लांट को बना रहे हो, जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो अप्रूवल है इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत टाइम जाता है, कई साल लग जाते हैं इसका अप्रूवल लेने में। तो ये छोटा प्रोसेस नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, दो कैटेगरी को, एक जीनोम एडिटेड है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूँ तो द गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 and 2 जीनोम फ्रॉम रूल्स 7 to 11 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। तो वहां पर यहाँ पर रूल्स नंबर 7 to 11 के हिसाब से यहाँ पर इनको क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है SDN1 और SDN2 को। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा ये दोनों क्या है, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है, DNA है, ठीक है। ये DNA है SDN1 यानी कि साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का काम क्या है, कट करना है स्पेशली, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, एक एंजाइम है जो स्पेशली किसी DNA को कट करेगा कहीं से, उसके बाद में हम वहाँ पर कोई चेंजेस करेंगे, ठीक है। पहले हमें इसको कट करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर पर्टिकुलर जो हमें जीन को ऐड करना है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो SDN1 और SDN2, ठीक है, इन दोनों को लेकर के यहाँ पर क्या है, रूल्स जो हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है कि SDN1 में हम किसी एक छोटे से जीन को चेंज करते हैं, ठीक है। अब SDN2 में हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पूरे टेम्पलेट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये मान लिया किसी एक पूरे टेम्पलेट को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलेंगे SDN3। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में हम देखोगे कि यहाँ पर जो चीज़ें हम चेंजेस कर रहे थे वो एक होस्ट जीन के साथ में कर रहे थे। होस्ट जीन का मतलब ये है कि अगर हम प्लांट की कोई वैरायटी है, उस प्लांट की वैरायटी में अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो उसमें प्लांट का ही जीन हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सॉइल में पाया जाने वाला जीन अगर यहाँ पर किसी प्लांट में एंटर कर रहे हैं या फिर किसी एनिमल का हम यहाँ पर प्लांट में एंटर कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। अब ये जो SDN1 और SDN2 जब इन दोनों में चीज़ें होंगी तब हम उसको जीनोम एडिटेड बोलेंगे, ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जब होगा तब वहां पर SDN3 का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे GM मस्टर्ड की बात करते हैं जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो वहाँ पर हमने क्या किया है, मस्टर्ड में जो हमने जीन इंसर्ट किया है वो बेसिकली सॉइल बैक्टीरिया से लिया गया है, ठीक है। पीछे हमने देखा था उसको हमने सॉइल का जो बैक्टीरिया है वहाँ से उसको निकाला है, तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको पीछे बता दी कि यहाँ पर जो हम चेंजेस करेंगे, जो एक छोटा सा जीन अगर वहाँ पर छोटा सा पार्ट चेंज करेंगे तो हम उसको SDN1 बोलेंगे, एक पूरा टेम्पलेट अगर बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे वो होस्ट जीन में ही होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जो किसी अदर स्पीसीज को यहाँ पर नहीं ऐड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड में हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो प्लांट है तो उसमें जो हम जीन एंटर कर रहे हैं वो बैक्टीरियल जीन वहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा और डिटेल में मेंशन है यहाँ पर। फिर एक क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज़ करते हैं जीनोम एडिटिंग करने में, ठीक है। इनके बारे में कभी मैं डिटेल में बात करूँगा क्योंकि बस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्रिस्पर का काम क्या होता है, और ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक आपने यहाँ पर देखी, तो अभी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करें
कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से खराब भी है। तो दोनों के अगर प्रोज और कॉन्स के बारे में हम यहाँ पर देखें तो प्रोज क्या हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैव बीन प्रूवन सेफ थ्रू टेस्टिंग एंड यूज एंड कैन इवन इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ कॉमन फूड। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो पूरा ट्रायल वगैरह उसका किया गया है तो सेफ है। ठीक है, टेस्टिंग वगैरह की गई है, सेफ है, उसमें कोई इशू नहीं है, उसको कंज्यूम किया जा सकता है। GMO crop lower the price of food and increase nutritional content और helping to alleviate world hunger। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो मस्टर्ड बनाया गया वो हाई यील्डिंग क्रॉप होगा और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एक चीज़ें जो भी प्रॉब्लम होती है फूड सिक्योरिटी को लेकर के उसको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रोइंग GMO क्रॉप leads to environmental benefits such as reduced pesticide और less water waste और low carbon emission। तो यहाँ पर ये है कि जो भी अगर कोई क्रॉप है उसमें अगर कोई डिजीज़ है तो हम इसमें कोई जेनेटिकली चेंजेस करके उसको उस डिजीज़ से बचा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये काम कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोज हो गए, जो कुछ इसके बेनिफिट हो गए, ठीक है, एडवांटेज हो गए। उसके बाद में अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप have not been proven safe for human consumption through human clinical trial। तो यहाँ पर जो भी ट्रायल किया गया है वो ह्यूमन के ऊपर नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ह्यूमन के ऊपर ट्रायल नहीं किया गया है तो कैसे कह सकते हैं कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर लॉन्ग टाइम का मतलब अगर हम कुछ ईयर्स तक अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद में नहीं पता कि ह्यूमन के अंदर भी कुछ चेंजेस डेवलप हो सकते हैं इसको कंज्यूम करने से। ठीक है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फिर जैसे सर्टेन GM क्रॉप्स हार्म्स एंड इन्वायरमेंट थ्रू द इंक्रीज्ड यूज ऑफ टॉक्सिक हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। अब जो भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है तो उसमें आप देखोगे कि हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। कहीं ना कहीं हम किसी डिजीज़ को तो बचा लेते हैं लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। तो ये सारे कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो आप देख सकते हो, आप कह सकते हो कि कोई भी चीज़ यहाँ पर ना ही पूरी तरीके से सही है ना ही पूरी तरीके से गलत है, तो हमें थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालना होगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है, काफ़ी ज़्यादा बहस चलती रहती है। FSSAI भी कभी कभी इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो और भी जो कमिटीज़ हैं और भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया लगा है, इतना आपके एग्जाम के लिए इनफ है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सभी हमने इसमें डिस्कस कर ली। ठीक है, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और अगर आप हरियाणा या फिर राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।